अमेरिकी बाजारों में भारी उतार चढ़ाव, 560 पॉइंट की गिरावट के बाद 250 पॉइंट की रिकवरी के साथ बंद हुआ डाउ जोन्स। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी 0.5% ऊपर। कच्चे तेल में मांग घटने और सप्लाई बढ़ने का डर बरकरार, $28 के करीब ट्रेड कर रहा है ब्रेंट। 29 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा रुपया, $1 की कीमत 68 रुपए तक पहुंची, 69 तक जाने का खतरा। गवर्नर राजन ने दावोस में कहा, दुनिया भर में मंदी का माहौल बढ़ा तो आरबीआई के पास ब्याज दरें घटाने का विकल्प। एक्सिस बैंक ने किया निराश, बड़ी प्रोविजनिंग से हुई चिंता और ब्रोकरेज हाउसेस ने घटाए शेयर पर अपने टारगेट्स। आइडिया, बायोकॉन, सिंजन, रिलायंस कैप और इंटरग्लोब एविएशन के नतीजे आज। फर्टिलाइजर कंपनियां चंबल, दीपक फर्टिलाइजर, जीएनएफ के नतीजों पर भी बाजार की नजर। एशियाई बाजारों से आज थोड़ी सी रिकवरी के संकेत हरे निशान में कारोबार करते हुए दिख रहे। कल डाउ जोन्स निचले स्तरों से रिकवर होकर लेकिन बंद हुआ 250 अंकों के नुकसान के साथ। बड़ा सवाल अब यह है कि कल हमने फिर से नए लोज बनाए हैं। रिकवरी थोड़ी सी आखिरी घंटे में हुई है, आज फिर से होने के आसार है। रिकवरी में कितना ऊपर जा सकते हैं? क्या खरीदारी करने का वक्त है या फिर उछाल में बिकवाली करके निकला जाए? अगर खरीदारी करनी है तो किन बेहतरीन शेयरों में करनी है, इस पर हमारा आज खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और अपने एक्सपर्ट से हम पूछेंगे कि कौन से सेक्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए काफी अट्रैक्टिव हो गए। इन स्तरों पर आपको कहां पर निवेश करने की शुरुआत कम से कम कर देनी चाहिए। rajatbose.com के रजत बोस हमारे साथ जुड़ेंगे, prakashdiwan.in के प्रकाश दीवान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अनिल, आप देखिए, एशियाई बाजार इस समय किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। हांगकांग के बाजारों में तो जरूर एक उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन चाइना जिसके ऊपर सबकी नजर बरकरार रहती है, यहां पर अभी भी प्रेशर है। एसजीएक्स निफ्टी तो शायद डाउ से क्यूज ले रहा है जो रिकवर हुआ था, लेकिन चाइनीज मार्केट अभी भी लाल निशान में है। और डाउ हमारे ट्रेडिंग सेशन से क्यों लेता हुआ? जिस तरह से कल हम 600 पॉइंट गिरे, आखिरी 1 घंटे में रिकवर करके 200-250 पॉइंट, सेम उसी तरह से अगर आप देखें तो डाउ भी 550 पॉइंट गिरने के बाद थोड़ा रिकवर करता हुआ दिखा निचले स्तरों से। हालांकि क्लोजिंग वहां भी वैसी हुई जैसे भारतीय बाजारों की हुई थी। अब रिकवरी तो है और रिकवरी होगी भी। देखिए, बाजार स्ट्रेट लाइन में कभी गिर नहीं सकते हैं, बढ़ नहीं सकते हैं, उतार चढ़ाव तो होगा, लेकिन इस रिकवरी में कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको 2-3 चीजें देखने को मिले। या तो कुछ अहम लेवल के पार जाकर बाजार निकलते हुए नजर आए, या फिर आपको एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखें, या फिर कुछ न कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लो हो। तो फिलहाल जो कुछ भी रिकवरी आपको दिख रही है सिर्फ इस वजह से दिख रही है कि बाजार कुछ हद तक ओवरसोल्ड हो चुके हैं, क्योंकि एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े और अच्छी खबरें ये बाजार को अब भी सुनना बाकी। तो ऐसे में इस रिकवरी पर बहुत ज्यादा भरोसा होगा, इसकी संभावना कम है। लेकिन एक शार्प रिकवरी जनरली इस तरह के बाजारों में देखने को मिलती है, क्योंकि आप लगातार पूरे जनवरी के महीने में तेज गिरावट, एक तरफा गिरावट देख चुके हैं और निफ्टी ऊपरी स्तरों से लगभग 800 पॉइंट वन साइड गिरा है। तो ऐसे में शार्प उछाल से इनकार नहीं किया जा सकता। मेरा आज का मानना है कि आपके लिए एक निर्णायक पॉइंट आज है 7300। अगर आप 7300 के ऊपर हैं तो आप पॉजिटिव हैं, और 7300 के नीचे हैं तो आपके लिए नीचे और जाने का खतरा बरकरार है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये डेटा मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अगर नीचे फिसले तो 7200 से 7250 काफी अहम सपोर्ट का काम करेगा, जो हमने कल भी कहा, और 7240 का लो कल बाजार ने बनाया। ऊपरी स्तरों पर रिकवरी होगी तो शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, और शॉर्ट कवरिंग बाजारों को आसानी से 7400 तक ले जा सकती है। लेकिन असली एक्शन 7400 के पार होगा। तो आपको अगर ट्रेडर के तौर पर फ्रेश खरीदारी करनी है या अपनी मंदी की पोजीशन काटनी है तो 7400 के पार टिकने दे, बाजार को बंद होने दे, उसके बाद मूड बनाए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 15800 कल का हमारा लेवल था, लगभग उन्हीं लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। 15800, उसके बाद अब 15500, ये 2 लेवल हैं बैंक निफ्टी के लिए बेहद अहम सपोर्ट। 15300 और 15500 के पार निकले तो ही बैंक निफ्टी में तेजी का मूड बनाए। सेक्टर्स का जहां तक सवाल है, कुछ रिकवरी आपको मेटल्स में देखने को मिल सकती है, कुछ रिकवरी बैंक्स में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये हाई बीटा सेक्टर है और ज्यादा पिट है, तो वहां पर रिकवरी में आपको एक मौका बन सकता है तेजी करने का। लेकिन अब भी मेरा ये मानना है कि बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। हो सकता है एक आज अच्छी रिकवरी का दिन हो, लेकिन ऊपरी स्तरों पर सावधान रहें, इंतजार करें, पोजीशन हल्की करें, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रिकवरी आने में थोड़ा वक्त ज्यादा लग सकता है।
वहां ज्यादा सावधानी। चलिए, तो दिग्गजों में रिकवरी आ सकती है, लेकिन डर भी लग रहा है कि ये रिकवरी कितनी शॉर्ट लिव्ड हो सकती है। बहरहाल 7,241 ये वो लेवल है जहां तक निफ्टी कल के सत्र में गया था। ये लो अगर तोड़ता है तो दिक्कत की बात हो सकती है, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि ये लो टूटेगा। चलिए प्रकाश से पूछते हैं कि वो कैसे अप्रोच करेंगे आज के बाजार को। हाय प्रकाश, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या लग रहा है कि रिकवरी में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी? एक्सपायरी है अगले हफ्ते, और एक्सपायरी के लिए एक दिन की तो अगले हफ्ते 26 जनवरी की छुट्टी है, तो 5 ही ट्रेडिंग सेशंस बचते हैं। प्रकाश, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? शायद कुछ दिक्कत हो रही है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। वापस से कोशिश करेंगे जुड़ने की। लेकिन अनिल, आप देखिए एफआईआईज ने जिस तरह से भारतीय बाजारों पर वो बेरिश रहे हैं, और ईटीएस में जो सेलिंग हो रही है जिसके चलते बिकवाली भारतीय बाजारों में भी हो रही है, ये बड़ी चिंता की बात है। पिछले 13 ट्रेडिंग सेशन में 11,200 करोड़ रुपए की एफआईआईज ने बिकवाली करी है, और कल का फिगर भी देखिए, वापस 4 डिजिट का 1,325 करोड़ रुपए की सेलिंग। अगर डीआईआईज इतनी बिकवाली ना करें, खरीदारी ना करें, इसको मैच ना करें, तो काफी दिक्कत की बात हो जाए। हेमंत, ये डेटा तो खराब है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लगभग 1,000 करोड़ की हर रोज की बिकवाली हो रही है। कल के सेशन में एक और बड़ा खराब डेटा, इससे भी ज्यादा खराब डेटा है, वो मैं बताऊं आपको, और वो है ऑप्शंस का। 2600 करोड़ की ऑप्शंस की खरीदारी का आंकड़ा दिख रहा है। इस वजह से लोगों को ये नहीं लगा कि वायदा कारोबार में आंकड़े खराब है। वायदा कारोबार के आंकड़े डराने वाले हैं, एक्चुअली खराब नहीं, डराने वाले हैं। 2600 करोड़ के जो ऑप्शन खरीदे हुए हैं, अब डिटेल में मैं जब एफएनओ के डेटा बताऊंगा, निचले लेवल पर जो पुट खरीदे एफआई ने कल के सेशन में, वो डराने वाले। क्या लग रहा है कहां तक डाउन साइड है? अब 6,800, 6,900, 7,100 इस लेवल पर भारी भरकम बातें होने लगी। भारी भरकम पुट लेवल आएगा नहीं आएगा सेकेंडरी बात है, लेकिन जब वो पुट खरीद रहे हैं इन लेवल पर तो थोड़ा सावधान होना चाहिए। और कल हम यही बात कर रहे थे कि कल 6,900 के पुट में पहली बार 10 लाख शेयर बिल्कुल जुड़े थे। तो एफआईज के डेटा वायदा कारोबार के ज्यादा खराब है ऑप्शंस में। अब एफआईज के दूसरे डेटा देखें वायदा कारोबार में, ये जरूर है कि उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में अपनी थोड़ी मंदी की पोजीशन काटी है। स्टॉक फ्यूचर्स का कल का आंकड़ा बेहतर है, 650 करोड़ का। तो कैश मार्केट में आप अगर 1300 करोड़ की बिकवाली से ज्यादा डर रहे हैं तो उतना ज्यादा डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सामने 650 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे। तो ओवरऑल आंकड़े कैश मार्केट के या बिकवाली के लिहाज से देखें तो इतने बुरे नहीं, क्योंकि 400 पॉइंट गिरे और नेट अगर एफआईज स्टॉक्स में बिकवाली 600-500 करोड़ की करें तो खराब नहीं है। लेकिन अगर एफआईज ये सोचते हैं कि अब हमें इंडेक्स नहीं बेचना है इन लेवल पर, इंडेक्स की शॉर्ट पोजीशन कवर कर लेना है, लेकिन नीचे का खतरा अगर अभी भी बरकरार है और उसके लिए हम पुट ऑप्शन खरीदेंगे और वो भी पुट ऑप्शन 7,000 के नीचे के खरीदेंगे, तो फिर ट्रेडर्स को उस लिहाज से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तो एज ए ट्रेडर इन आंकड़ों को आपको क्या करना चाहिए? अगर आप इंडेक्स में शॉर्ट हैं, आप इंडेक्स में अपनी शॉर्ट पोजीशन को काट लें, लेकिन बाजार के डायरेक्शन को लेकर अगर साफ नहीं है तो बजाय आप अब इंडेक्स में शॉर्ट रहने के आप पुट खरीद लें और उस लिहाज से मंदी की पोजीशन को बनाकर रखें। तो पुट खरीदना ज्यादा फायदेमंद, ज्यादा समझदारी का काम दिख रहा है, ये एफआईज के डेटा से दिख रहा है। चलिए, अनिल से कुछ ही देर में पूछेंगे कि एफएनओ में जो डेटा है वो किस तरह का नजर आ रहा है, लेकिन प्रकाश अब हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। प्रकाश, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है मार्केट में डाउन साइड कितना लग रहा है? क्योंकि अनिल कह रहे हैं कि 6,800 तक जा सकता है, ऐसा संकेत मिल रहे हैं और लोग पुट्स खरीद रहे हैं। क्या व्यू बन रहा है आपका? नहीं, एक्टिविटी को देखते हुए तो यही लग रहा है कि लार्जली मार्केट की उम्मीद नीचे जाने की है और 6,800 इज डेफिनेटली पॉसिबल, क्योंकि जो रिट्रेसमेंट लेवल्स टेक्निकली लोग बताते हैं जो स्पेशलिस्ट हैं। पर मुझे एक चीज जो बहुत पसंद आई कल यूएस मार्केट में जब बंद हुआ, जो रिकवरी देखी, मतलब एक टाइम था जब 450-500 पॉइंट 3% और जिसको कहते हैं फ्लश, एक बहुत दिनों बाद अगस्त के बाद हुआ है कि नैस्डैक, एसएनपी, डाउ तीनों ही 3% के नीचे थे। वहां से जो रिकवरी आई और खास करके बायोटेक कंपनीज में वहां पे बहुत अच्छी रिकवरी आई, कुछ ऑयल कंपनीज में रिकवरी आना शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं एक ये लगता है कि ओवरडन है सेलिंग ग्लोबल मार्केट्स में। हमारे यहाँ पे मुझे लगता है ऑलरेडी जो कल सेलिंग देख चुके हैं हम, वो एक बहुत ही स्ट्रांग उससे थी, तो वो एक कॉशियस प्रॉफिट बुकिंग के मोड में थी। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके बलबूते नहीं लगता कि इससे ज्यादा सेलिंग आनी चाहिए आज हो सकता है मार्केट रिकवर्स करें, और आज और कल दोनों दिन एक थोड़ा बहुत पॉजिटिव मूड रह सकता है। बट जैसे अनिल बता रहे, इट्स सेफर टू प्ले पुट्स क्योंकि कॉस्ट भी कम है। जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक आ रहे, टाइम वैल्यू काफी कम हो चुकी है, यू सेड एक दिन कम है इस एक्सपायरी में अब। लेकिन फ्यूचर्स शॉर्ट करना ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा सा रिस्की जरूर हो सकता है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी मेरे ख्याल से लार्ज कैप में बहुत रहेगी। राइट। और मैं बताऊं आपको कि 6,800 के पुट में ₹2 के पुट का दाम कल ₹20 हो गया। तो कुछ स्मार्ट लोग हैं जो कम पैसा लगाकर, अगर आप ₹2 लगाकर ₹20 बना रहे हैं
तो आप सोचिए 10 गुना पैसा बनता हुआ दिख रहा है इस तरह के माहौल में। लेकिन ये लेवल्स बड़े मेक और ब्रेक वाले हैं, यही जानने की कोशिश करते हैं। रजत बॉस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, S2 एनालिटिक्स, माफ कीजिएगा, रजत के boss.com के रजत बॉस हमारे साथ हैं। तकनीकी राय उनसे ली जाए। रजत, क्या कहेंगे आप? जनरली वो कहते हैं ना कि 20% करेक्शन होने के बाद और करेक्ट हो तो मार्केट मंदी वाले बाजार में चला जाएगा, बिल्कुल उसी लेवल के आसपास है। तो क्या यहां से एक अच्छा बाउंस बैक बनता है निफ्टी पर? यदि हां तो क्या उसमें खरीदारी करनी चाहिए? क्या टारगेट रखने चाहिए निफ्टी पर, और अब स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए, मेरे ख्याल से आपका स्टॉप लॉस आज के दिन कल का जो लो था उसी के नीचे ही होना चाहिए। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा अनिल जी, ये जो माहौल बन गया है ना, 20% हो चुका है बेयर मार्केट, ठीक है, इसको बेयर मार्केट ही कहिए, लेकिन मैं बोलूंगा कि ट्रेडर के लिए कम हो सकता है वॉलेटिलिटी रहेगा, लेकिन निवेशक के लिए इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कभी बहुत कम मिलेगा। बाद में देखा जाएगा कि वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, ऐसी माहौल है। प्रकाश शायद मेरे साथ एग्री भी करेंगे। मैं यही कहूंगा कि आज के दिन आप चुनिए कहां पे आपको लेना है। जहां की स्टेट बैंक इज द लार्जेस्ट बैंक, उसको अभी और कहां तक नीचे देखेंगे, यहां से खरीदारी एकदम बॉटम तो पकड़ नहीं पाते ना अपने। तो इसीलिए एक तरफा ट्रेडिंग के लिए अगर आपको बाउंस ढूंढना है तो कल का लो के नीचे स्टॉप लगा के अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले पाते तो बहुत अच्छा है। और मैं एक चीज मानता हूं, 25 से 29 जनवरी के बीच में इस मंदी का जो डाउन स्विंग है ये खत्म हो जाएगा। आज और कल में थोड़ा वॉलेटिलिटी, थोड़ा सा फिर नीचे की तरफ मूवमेंट हो सकता है, लेकिन अगले हफ्ते हमारा जो ख्याल है उसमें उसके चलते एक रैली चालू होना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि कुछ कुछ जगह पे निवेश करने के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ये बाद में मिलना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो आप कह रहे हैं 25 से 29 जनवरी, यानी जो भी होना है, जितना खराब होना है इस महीने हो जाएगा। अगली सीरीज फरवरी सीरीज, बजट भी देखने को मिलेगा 29 तारीख को फरवरी के। तो बजट से पहले एक रैली की एक्सपेक्टेशंस यहां पर हो रही है। पूछेंगे अपने दोनों ही एक्सपर्ट से। देखिए, दोनों ही कह रहे हैं कि बेहतरीन शेयर चुनिए, अच्छे शेयर चुनिए, लॉन्ग टर्म के लिए चुनिए। दोनों ही एक्सपर्ट से पूछेंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जो वो इस बाजार में इस समय खरीदेंगे। लेकिन पहले आपके पास ये जानना चाहता हूं कि एफएनओ से क्या संकेत मिल रहे हैं। एफएनओ में भी लग रहा है कि एक्सपायरी किस लेवल के आसपास होगी, क्योंकि 5 दिन बचे हैं, कुछ इस तरह के न्यूज़ आ रहे हैं। एक्सपायरी के संकेत साफ नहीं है, लेकिन हाँ जबरदस्त एक्शन है एफएनओ में। मतलब इस सीरीज का सबसे हाईएस्ट एक्शन वाला दिन कल रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात जो है कि रजत कह रहे हैं कि लगभग ये बात सही है कि जो कुछ होना है इस महीने हो जाएगा, जितना खराब होना है इस महीने हो जाएगा। ये संकेत डेटा में भी नजर आ रहे हैं। देखिए, अब आज के लिए कौन सा लेवल सबसे अहम है निफ्टी पर वायदा कारोबार के लिहाज से, वो है 7300, क्योंकि 7300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट में 60 लाख शेयरों का। अब भी कल जब 7300 के नीचे हम फिसले तो कई कमजोर ट्रेडर्स जिन्होंने पुट बेचे हुए थे, तेजी की पोजीशन बनाई थी, कल उन्होंने काटी, लेकिन क्लोजिंग 7300 के नीचे नहीं हुई, फिर से ऊपर आकर बंद हुए। तो आज ओपनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, निफ्टी कितना ही ऊपर खुल जाए, कितने ही ऊपर चले जाए, अगर 7300 को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करता है तो फिर आप ये सेफली मान सकते हैं कि कल का जो लो था वो एक बार की शॉर्ट टर्म बॉटम का काम करेगा। शॉर्ट टर्म बॉटम का, मैं ये नहीं कह रहा कि परमानेंट बॉटम बन गया, लेकिन शॉर्ट टर्म बॉटम का वो काम करेगा। तो आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग सबसे पहले आपके लिए जरूरी है। अब रिकवरी में 7300 में कल देखिए 17 लाख शेयर कल जुड़े हैं कॉल्स में। अब सबसे बड़ी अहमियत क्या है, कल जिन्होंने ये 17 लाख शेयर कॉल्स बेचे और मंदी की पोजीशन बनाई है, आज 30-35 पॉइंट आप ऊपर खुलते हैं तो सबसे पहले इन्हें डर लगेगा कि हमें हमारी मंदी की पोजीशन काटनी, क्योंकि हमने निचले लेवल पर, उन लेवल पर मंदी की पोजीशन बना ली है जहां पर रजत बॉस और प्रकाश दीवान जैसे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि खरीदारी का वक्त है, बेचने का वक्त नहीं है। तो इन्हें डर लगेगा, इनको अपनी मंदी की पोजीशन काटनी, ये ले जाएंगे निफ्टी को 7400 की तरफ। तो आज कमजोर शॉर्ट्स बाजार को सहारा देंगे। निचले स्तर पर मुझे डर सिर्फ एक ही बात का है, और वो इसलिए कि 2 लेवल पर मैंने कल देखा है कि पुट में जिस तरह की पोजीशन बनी है वो डराने वाली है। पहला तो है 6800 पर 12 लाख शेयर, कल 6900 पर 10 लाख शेयर जुड़े थे परसों, और कल 7100 पर भी 10 लाख शेयर जुड़े हैं। तो निचले लेवल पर जो भयंकर पुट में खरीदारी हो रही है, या तो कोई स्मार्ट एफआईज है वो मानकर चल रहे हैं कि नीचे और जा सकता है, या फिर अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए आज से वो पुट खरीद रहे हैं। तो लोअर साइड की पुट बाइंग जो है वही एक नेगेटिव फैक्टर है कल के वायदा कारोबार के डेटा में। बाकी डेटा बेहतर दिख रहे हैं, और आंकड़ों में बैंक निफ्टी में, स्टॉक फ्यूचर्स में, निफ्टी फ्यूचर्स में साफ तौर पर यह संकेत है कि पोजीशंस कम होती हुई दिखी है। ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन मंदी की भी काटी है, तेजी की भी काटी है, लेकिन आज 7300 के ऊपर एक्शन जबरदस्त होने वाला है, मंदी की पोजीशन कटेगी। और मैं चाहता ही हूं अगर हो जाए
तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि 7,400 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए, तो फिर आप बहुत आराम से मान सकते हैं कि 7,241 का कल का लो बड़ी आसानी से नहीं टूटेगा और बाजार एक बार 7,500 7,600 की तरफ से जाएगा। तो पहले तो सबसे पहले 7,300 की क्लोजिंग, और बहुत बेहतरीन क्लोजिंग देखी है तो 7,400 की, और 7,400 के ऊपर मिल जाए तो मंदी पूरी काट लीजिए। चलिए, तो ये रहा निफ्टी पर, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बाकी के एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं, निफ्टी को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। साथ ही ये भी बताएंगे आज टॉप 5 शेयर्स कौन से हैं, कौन से वो 5 शेयर हैं जहां पर आज खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिलेगा। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज 5 एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं, निफ्टी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। चलिए नजर डालिए। आप देखिए, ग्लोब कैपिटल के नीरव वखारिया कह रहे हैं कि यहां पर खरीदारी का आपको ध्यान रखना चाहिए। स्टॉप लॉस रखिए 7275 पर, टारगेट 7,370 का दे रहे हैं। KR चोकसी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के हेमंत कपाड़िया भी मानते हैं खरीदारी का मौका है निफ्टी पर 7,275 के स्टॉप लॉस के साथ। छोटा टारगेट है 7,350 का, शायद वहीं पर खुलता हुआ दिखे निफ्टी। IDBI कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च AK प्रभाकर ये कह रहे हैं कि आपको बेचकर चलना चाहिए। 6,800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आने वाले दिनों में 7,570 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। यानी कि प्रभाकर की राय लंबे टारगेट और लंबा स्टॉप लॉस। और निशान जैन ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के कह रहे हैं कि खरीदारी कीजिए निफ्टी में 7,370 तक जाएगा ऊपर, 7,280 का स्टॉप लॉस लगाना ठीक रहेगा। और डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के फाउंडर मनीष शर्मा, इनका मानना है कि शॉर्ट साइड की पोजीशंस ही बनाइए आप। 7,200 तक का टारगेट दे रहे हैं, स्टॉप लॉस 7,370 का। तो अनिल, 3 एक्सपर्ट्स बेरिश हैं, 2 बुलिश। बिल्कुल 3 खरीदारी की राय देने एक्चुअली तो साफ तौर पर बटी हुई है राय, लेकिन और नीचे के जो लेवल्स दिख रहे हैं, अहम सपोर्ट लेवल 7,275 के हैं, यानी कि पहला सपोर्ट जो निफ्टी पर नजर आ रहा है वो 7,275 का होगा, और ऊपर 7,350 7,370। इंटरेस्टिंग बात मुझे ये दिख रही है कि इतना उतार चढ़ाव, इतने बड़े मूव है बाजार में, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग रेंज बड़ी छोटी दी है हमारे एक्सपर्ट्स ने। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा डायरेक्शन को लेकर साफ नहीं है। 3 तेजी बोल रहे हैं, 2 मंदी बोल रहे हैं, छोटे लेवल्स दे रहे हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको निफ्टी पर ट्रेड करना है। ये है राय हमारे 5 एक्सपर्ट्स की। चलिए अब देख लेते हैं कि आज के वो टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। टाटा स्पंज, इस कंपनी के नतीजे कल आते हुए दिखे। बाजार बंद होने के बाद 16 करोड़ से मुनाफा घटकर पहुंचा है 5 करोड़ पर, और आय में भी कमी देखने को मिली है 215 करोड़ से घटकर 138 करोड़ पर। इसके अलावा गति पर भी नजर रखिए। आप देखिए, दूसरी तिमाही लगातार इनकी टॉप लाइन में गिरावट देखने को मिली है। मुनाफा देखिए करीब 33% घटा है, 11.4 करोड़ से घटकर ये 7.7 करोड़ रुपीस रहा है, और सेल्स में भी गिरावट ही देखी जा रही है। रिलायंस इंफ्रा, इसने भी कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश किए और कंसोलिडेटेड बेसिस पर मुनाफा मामूली सा बढ़ा है, 452 करोड़ से बढ़कर 462 करोड़। आय में कमी आती हुई दिखी है, लेकिन इबिडा यहां पर थोड़ी सी बढ़त है, 778 करोड़ से बढ़कर 830 करोड़ के आसपास, और मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिली है लगभग 2.25% के आसपास की, और अब पहुंचेंगे 21% के आसपास। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बेहतरीन नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। मुनाफा करीब 26% बढ़ा है, एनआईआई में करीब 30% की बढ़त देखने को मिली है, और एनपीए स्टेबल हैं, ना कुछ खास गिरावट ना कोई खास बढ़त देखने को मिली है। अच्छे नंबर्स लेकिन कहे जाएंगे ये। ओके, और इस आखिर में त्रिवेणी इंजीनियरिंग नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट मजबूत नजर आ रहे हैं, क्योंकि नुकसान से मुनाफे में आई है कंपनी। लॉस था 32 करोड़ का, 14 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। आय में हालांकि कमी दिख रही है 581 करोड़ से 511 करोड़, लेकिन बता दूं आपको कि टैक्स राइट बैक 18 करोड़ का हुआ है, तो 18 करोड़ अगर वो हटाकर देखें तो कंपनी वैसे नुकसान में है, नुकसान कम जरूर किया है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजत बोस और प्रकाश दीवान। रजत से जानना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करेंगे। रजत, आप कह रहे हैं थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल सकती है, तो बैंक्स कैसे परफॉर्म करेंगे आज? हेमंत, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा। आप ये बोल सकते हैं कि कल बैंक निफ्टी में जो
हाई आपने देखे थे 15,533 और निफ्टी में जो 7,470 का हाई देखे थे वो हाई कभी ट्रेडिंग के वक्त पे नहीं दिखा गया। ये बात आप बोलेंगे हम मान लेंगे, लेकिन एक चीज जो हम लोग मानते हैं कि टेक्निकल चार्ट में जब ऐसा वाइड रेंजिंग डे होता है 15,533 का रिकॉर्डेड लेवल हाई और 14,754 का रिकॉर्डेड लो तो आपने देखे हैं, लेकिन हाई वो हाई हमने देखा नहीं है। ये जब एक प्रोट्रैक्टेड डाउन ट्रेंड जो कि 2 हफ्ता 3 हफ्ता चलने के बाद में और ऊपर में 17,000 का लेवल से तोड़ते हुए जब आए हैं और उसके बाद में ऐसा जब होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये डायरेक्शनलेस हो चुका है, मतलब वो मोमेंटम का जो डायरेक्शनलिटी था वो खत्म हो चुका है। तो अभी ये वॉलेटिलिटी ये एटलीस्ट बोल दिया कि नीचे की लेवल पे अभी बाइंग आने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, ऊपर की लेवल पे थोड़ा बहुत सेलिंग अभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, 15,500 क्रॉस करने में मुश्किल होगा, बट लोअर लेवल में यू कीप ऑन बाइंग, नो मोर सेलिंग एंड कीप यस्टरडेज लो एज द स्टॉप लॉस लेवल। ठीक बात है। तो कल के निचले स्तरों पर स्टॉप लॉस लगाकर थोड़ा खरीदारी का मौका भी सकता है ये, और अगर ऊपर आए 15,300 के आसपास तो फिर बिकवाली भी करे। ये राय रजत की। बैंक निफ्टी पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद नतीजों के लिहाज से बड़ा एक्शन रहा है और कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए एक्सिस बैंक के, बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं। अब इन नंबर्स के बाद स्टॉक में तेजी बनेगी या मंदी वो बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले बता दें कि SGX निफ्टी तो मजबूत होता दिख रहा है, हाफ सेंचुरी मारकर 50 पॉइंट ऊपर। ब्रेक के बाद स्टॉक पर फोकस बने रही है। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया ये जानने का कि हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं खरीदारी करनी चाहिए लॉन्ग टर्म में, अब आपको कम से कम शुरुआत तो कर ही देनी चाहिए। आज के दिन से पूछते हैं कौन से शेयर वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदेंगे। रजत और प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश बताइए, अगर एक शेयर किसी को आज खरीदना हो लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो कहां से शुरुआत करनी चाहिए? रिलायंस इंडस्ट्री। ओके, मतलब इस मार्केट में डाउन साइड पहले प्रोटेक्ट करने की कोशिश है और नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई री रेट होने वाला शेयर हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ माहौल कैसा है, तो मेरे हिसाब से वो, और रिजल्ट जो आए हैं मतलब एक्सेप्शनली स्ट्रांग, और इस बेस पे रिजल्ट लाना इस टाइप के मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक डिस्क्लोजर भी दे दें। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो चैनल इस वक्त आप देख रहे हैं CNBC आवाज, वो TV18 का हिस्सा है और TV18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आपके लिए। रजत बॉस हमारे साथ है। रजत की लिस्ट में मैं देख रहा हूं स्टॉक्स की कुछ कॉल्स हैं, एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहले SBI शॉर्ट करने की राय है रजत आपकी, बताइए। देखिए, ट्रेडिंग के हिसाब से देखेंगे तो SBI अभी भी शॉर्ट किया जा सकता है क्योंकि इसका डाउन ट्रेंड में कुछ कमी नहीं देखे हैं और ये अभी भी नीचे जा सकता है। बट जो आप प्रकाश को पूछे थे कि आज के दिन आप कौन सी शेयर खरीदेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, हम रिलायंस तो जरूर खरीदेंगे। हम प्रकाश के साथ पूरी तरह सहमत हूं। 2016 का मेन बुलिश स्टॉक मेरे लिए रिलायंस है। बट जो अभी मैंने आपको ट्रेडिंग के वजह से बोल रहा हूं कि नीचे जाएगा, आप शॉर्ट भी करके खेल सकते हैं, उसी को कोई लंबी अवधि के निवेशक हो तो मैं बोलूंगा कि दिस इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, इसको खरीदिए, या तो दिस इज द लार्जेस्ट बैंक इन द कंट्री। ये डूब नहीं जाएगा, इसको परेशानी हो सकता है लेकिन परेशानी हो रहा है बोल के आपको इसी भाव में मिल रहा है, बाद में जाके इतना नीचे ये नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसमें खरीदारी कीजिए लंबी अवधि के सोच के। तो ट्रेडर्स अगर इसे शॉर्ट करें नीचे जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा बेट है। ये राय रजत की निकल कर आ रही है। लेकिन एक और अगर शेयर प्रकाश बताइए खरीदना हो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा तो वो कौन सा होगा? इस लार्ज कैप में ही रहूंगा मैं। लार्ज कैप से परे होने बहुत मुश्किल है इस स्टेज पे। हो सकता है टेम्पररी थोड़ा इसमें थोड़ी सी और गिरावट आ जाए। 4,000 के करीब मारुति की बात कर रहा हूं। मारुति अगर 4,000 के आसपास या 4 से नीचे जाता है तो ये जुलाई के इसके पुराने जो स्तर है 3950 का लेवल था, जुलाई 2013 की बात मैं कर रहा हूं। तो उस आपको ये समझिए इतनी बढ़िया कंपनी अगले एक साल में जो परफॉर्म कर सकती है वो पिछले 3 साल के अच्छे काम के साथ परफॉर्म करेगी। तो जिसको कहते हैं वो इट इज गोइंग टू प्ले कैचअप। तो बहुत ही अच्छा इस लेवल पे मतलब मुझे लग रहा है मारुति। और डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, इससे मेरा लॉन्ग टर्म बेसिस पे IPO से ऑफकोर्स एक्सपोजर है और ये स्टॉक मुझे लगता है कि लोगों के पोर्टफोलियो में बहुत कम इसलिए रहता है कि लोगों को हमेशा महंगा लगता था। 92-93 में आया था IPO इसका। नहीं,
I think it was yes, it was closer to May 92. Yes, that was this thing. But इसमें खासियत ये रही है कि हर स्टेज पे लोगों को महंगा लगा है और फिर भी अप्रिसिएशन आया है। तो मतलब ये उस टाइप याद दिला दी, मुझे याद है किस तरह से एक रिस्पांस मिला था इस आईपीओ। बिल्कुल, क्या शानदार रिस्पांस। इस आईपीओ की वजह से मार्केट सारा टर्न अराउंड हो गया था। आईपीओ मार्केट जो है वो 125 रुपए में। सबसे आप बोले और उस टाइम इन्होंने जो प्लांट विजिट कराई थी, जगदीश खट्टर हुआ करते थे एमडी इस टाइम, और हम लोग जो सब एनालिस्ट प्लांट विजिट के लिए गए थे, तो पहली बार एक इस टाइप का कार मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट समझ आया था। और जो पार्टिसिपेशन आया उसके बाद मैं बता रहा हूँ, और एक जब लेवल इसमें आया था जब इन्होंने गुजरात में जब प्लांट सेट किया तो कंट्रोवर्शियल जो हुआ था उसकी वजह से एक भाव गिरा था, सेंटिमेंटली गिरा था, फंडामेंटली कोई चेंज नहीं हुआ। और वो भी हमने देखा कि काफी स्ट्रक्चरली चेंज हो सकता है जब सुजुकी कॉर्पोरेशन इसको स्ट्रक्चरली थोड़ा अलग रूप में ढालने की कोशिश कर रही थी। वहां से भी इस कंपनी ने इतनी बड़ी उछाल जो दी है, और मुझे लगता है कि ये जो सेंटिमेंटली मार्केट वीक होने की वजह से एग्जिट्स होते हैं, ये मौके जैसे रजत ने भी कहा, एसबीआई आपको इस भाव पे इसलिए मिल रहा है कि तकलीफ है, बट अगर तकलीफ ना होती तो आपको इस भाव पे भी नहीं मिलता। वैसे ही मारुति में भी इस टाइप की एंट्री अगर मिलती है तो डेफिनेटली करनी चाहिए। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मारुति पसंद है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पसंद है, रजत को भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से रिलायंस पसंद है। शॉर्ट टर्म के लिए एसबीआई शॉर्ट करने की राय दी है, लेकिन एक और स्टॉक जो रजत की लिस्ट में मैं देख रहा हूं और उस पर मुझे वैसे भी सवाल पूछना था, रिलायंस इंफ्रा, जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए, यहां पर रजत खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। मैं रजत की राय लूं उससे पहले एक बार नतीजे भी हाथों हाथ यही बता ही दूं आपको कि रिजल्ट कैसे रहे। रिलायंस इंफ्रा यहां पर नतीजे पर नजर रखिए, मुनाफा 452 करोड़ से बढ़कर 462 करोड़ पर पहुंचा है। आय थोड़ी सी कम हुई है, 400 करोड़ 4337 करोड़ से आय कम हुई है और 4000 करोड़ के थोड़ा सा नीचे आई है। ईबिटा में थोड़ी सी बढ़त है, मार्जिन इंप्रूव होकर आए हैं, तो मोटा मोटी रिजल्ट ठीक ठाक दिख रहे हैं। और रजत की राय यहां पर खरीदारी की है, बताएं रजत। मैं बोलूंगा कि इसमें कोई भी डिक्लाइन आए, मैं डिक्लाइन उम्मीद ही करता हूं कि कुछ डिक्लाइन इसमें आने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग था। 440 तक आप कोई भी भाव पे खरीदिए, 430 के नीचे स्टॉप लगाइए और 466 से लेके 478 की आप टारगेट रखिए। ये पोजीशनल टारगेट है, हो सकता है कल या तो अगले हफ्ते इस लेवल आपको मिल जाएगा, बट इसमें मैं खरीदारी की सलाह दूंगा और मुझको नहीं लगता है कि कोई कारण से ये 430 के अभी नीचे जाएगा। ओके, और एक्सिस बैंक पर भी राय लेना चाहता हूं प्रकाश आपसे। ये बताइए कैसे लगे आपको इसके नतीजे। प्राइवेट सेक्टर बैंक में कुछ लोग कह रहे हैं स्लिपेजेस इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी, कुछ कह रहे हैं कि इतने का अनुमान तो बाजार ने लगा ही लिया था, वर्स्ट ओवर है। आप किस कैंप में है, तेजी होगी आज शेयर में या मंदी होगी? आज शायद माहौल को देखते हुए तेजी हो सकती है, बैंक्स में बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। कल ऑलरेडी मार्केट क्लोज होते वक्त गिरावट तो आई थी, उसके बाद नंबर्स आए हैं, तो मैं नहीं समझता कि गिरावट नंबर्स की वजह से ही थी, सेंटिमेंट वीक था कल। बट एक्सिस में जो एक ही तकलीफ वाला जो मेट्रिक लगा, जो आंकड़ा लगा अहमद, वो है कि इनकी प्रोविजनिंग जिस टाइप की बढ़ानी पड़ेगी इनको। मार्जिन इन्होंने बहुत अच्छे इंप्रूव किए, क्योंकि रिटेल 40% के ऊपर निकल चुका है इनके टोटल लेंडिंग में, तो इन्होंने लेंडिंग अपनी बढ़ाई है, ग्रोथ दिखाई है, प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखाई है, विच इज वेरी कमेंडेबल। लेकिन जो प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी है ग्रॉस एनपी और नेट एनपी बढ़ने की वजह से, उससे आगे चल के थोड़ी सी बैंक की कंपेटिटिवनेस जो है वो कम हो जाती है। और इस लिहाज से आप देखेंगे कोटक के आंकड़े अच्छे खासे सुपीरियर लगते हैं इससे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है री रेटिंग होगी और एक्सेस जो पहले बहुत पॉपुलर हुआ करता था वो आगे चल के शायद ना रहे। तो आपको लग रहा है दबाव आज के सत्र में देखने को मिला? आज शायद एक सेंटिमेंटल अगर ऊपर खुले तो फिर निकलने का, हाँ, मुझे बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसमें स्ट्रेंथ नहीं लग रही। रजत चार्ट क्या करें, क्योंकि कल आखिरी आधे घंटे में स्टॉक ऊपर जाकर बंद हुआ, दिन भर तो दबाव में था लेकिन दिन के हाई पॉइंट पर कल बंद हुआ है। अब चार्ट पर क्या लेवल अहम है? देखिए चार्ट पे कल का हाई और उसके पहले 388 से लेके 393 ये इसके लिए बहुत अहम है। इसको पार करने से फिर इसको 13 दिन का मूविंग एवरेज 403 पे है, वो पार करना बहुत जरूरी है अगर सस्टेनेबल कोई रैली इसमें दिखना है तो। बट मुझको लगता है कि इसका एसेट क्वालिटी के ऊपर में जो चिंता है उसके कारण ये ज्यादा तेजी दिखा नहीं पाएगा। इससे बेहतर कोटक है, इंडसइंड है, उसका रिजल्ट इससे कई गुना बेहतर है। मेरे ख्याल से अगर कोई निवेशक हो तो उसी में कंसंट्रेट करे तो बढ़िया रहेगा। मैं प्रकाश की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इससे दूसरी जगह पे जाने से बेहतर होगा और इसको ऊपर की लेवल पे सेलिंग आने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाते हैं।
ओके, चलिए तो ये रहा है इस शेयर पर। हमारे साथ अल्टामाउंट कैपिटल के को हेड इक्विटीज के सुब्रमण्यम साहब भी अब चर्चा में शामिल हो चुके हैं। सुब्रमण्यम साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इससे पहले शेयरों पर आपसे राय लूं, ये बताइए मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है आपका? क्या आपको भी लग रहा है एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी और वर्स्ट इज बिहाइंड अस? जी गुड मॉर्निंग। आई थिंक जो भी हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं भारतीय बाजार और ग्लोबल बाजार में, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद हम बॉटम के आसपास ही हैं। और अगर आप चार्ट पे भी देखें तो शायद मार्केट से थोड़ी बहुत एक ओवरसोल्ड जोन पे चली गई है और यहां से शायद एक बाउंस आने की चांसेस ज्यादा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि शायद अभी जो जनवरी सीरीज है, यहाँ पर अभी 3-4 दिन के ट्रेडिंग सेशंस बचे, तो शायद यहाँ पर कोई कॉल न ले। फरवरी का एक कॉल हम आई थिंक एक रिकमेंडेशन तौर पे देना चाहूंगा, 7500 का कॉल। और आज जो भी आज संकेत मिल रहे हैं एसजीएक्स के 40-50 पॉइंट ऊपर खुलने की, तो अगर कोई ऐसा करेक्शन मिले और ये कल कुछ 90 के आसपास बंद हुआ था, तो मेरा मानना है कि ये एक अच्छी बेट बन सकती है, क्योंकि एक कम से कम एक यहाँ पर पूरी सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। और अगर बाउंस मिले तो मेरा मानना है कि शायद अच्छी खासी आवे। तो एक 7500 का कॉल फरवरी सीरीज का लेने का मेरी तरफ से एक आई थिंक राय है। एंड डेफिनेटली आज की जो भी आज संकेत मिल रहा है, आई थिंक एक पुल बैक रैली की पूरी संभावना है। ओके, तो पुल बैक रैली की संभावना है। 7500 का कॉल खरीदे, लेकिन अगले महीने का, क्योंकि इसका मतलब यह है कि सुब्रमण्यम साहब ये कह रहे हैं कि इस महीने मामला ऊपर नीचे वाला बहुत रहने वाला है, तो अगले महीने में मुनाफा बनने की ज्यादा उम्मीद, लेकिन ऑप्शन के जरिए। सुब्रमण्यम साहब, क्या ऐसी ही राय आपकी बैंक निफ्टी के लिए भी है? बैंक निफ्टी में भी आई थिंक लगभग यहाँ पर जो भी हम देख रहे हैं, ऑब्वियसली निफ्टी की तुलना में यहाँ पर वीकनेस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर भी जो भी संकेत आ रहे हैं, आई थिंक 14,500-600 यहाँ तक आई थिंक एक गिरावट आ सकती है। तो उस लेवल तक वेट करें, क्योंकि अभी तक काफी पीएसयू बैंक्स के भी अभी रिजल्ट्स आने बाकी है, तो वहां पर शायद और वॉलेटिलिटी देखने को मिले। तो एट द करंट जंक्चर आई थिंक आई जस्ट वेट एंड वॉच, तो कोई कॉल ना ले, लेकिन डेफिनेटली इसमें भी थोड़ी और गिरावट मिले तो आई थिंक एक लेने का अच्छा खासा मौका है। ओके, चलिए ये रहा है बैंक निफ्टी पर। तो आज एक्सिस बैंक की अगर तेजी देखने को मिली तो ये बैंक निफ्टी का भी मूड सुधारने का काम कर सकता है। लेकिन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये ऐसा कंपनी है जो बहुत अच्छे नंबर्स जिसने पेश किए। कल बाजार बंद होने के बाद इनके नंबर्स आए, 26% मुनाफा बढ़ा, एनआईआई में 30% का इजाफा देखने को मिला, ग्रॉस एनपीएज में मामूली सी कमी आई, नेट एनपीएज बिल्कुल फ्लैट रहे हैं। प्रकाश, क्या राय रखते हैं आप इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। बहुत ही एक्सेलरेटेड पेस पे ग्रोथ इसमें दिखाई है इन्होंने, और कहीं ना कहीं जब भी गिरावट आती है तो ये वैल्यूएशन इसकी रीजनेबल लगने लगता है, क्योंकि अदरवाइज काफी स्ट्रेच वैल्यूएशन में मिलता है, हमेशा इसको एक प्रीमियम भी हासिल होता है। और इस क्षेत्र में इस टाइप की परफॉर्मेंस मुझे लगता है कई कंपनी से आपको मिलेगी। इवन डीएचएफएल के नंबर्स आए, वहां भी इंप्रूवमेंट है, ऑफकोर्स नॉट एट द सेम क्वांटम, मतलब ये मात्रा में बेशक नहीं हो, लेकिन ये क्षेत्र बहुत प्रॉमिसिंग रहेगा। तो निवेशकों को इनमें से कोई अच्छे स्टॉक्स का चयन करना चाहिए। हाउसिंग फाइनेंस मुझे लगता है ग्रो होगा, और इंटरेस्ट रेट की गिरावट का जो असर है वो अब इस साल आपको पूरी तरह से दिखना शुरू हो जाएगा प्राइसेस में। मुझे जो पसंद है कंपनी इंडिया बुल से भी काफी बेहतर जो लगती है वो है कैनफिन होम्स, और अभी इस गिरावट में करीब 100-125 रुपए आपको अपने ऊंचाइयों से नीचे मिल रहा है। कल नतीजे भी आने वाले हैं जी, उसके भी नतीजे हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उसके नतीजे भी इस टाइप के होंगे जो पॉजिटिवली मार्केट को सरप्राइज कर सकते हैं। इंडिया बुल्स का जहां तक सवाल है, यस एट लोअर लेवल्स इट्स अ बाई, बट वैल्यूएशन इसका हमेशा स्ट्रेच रहा है थोड़ा सा, तो ये याद रखिए गिरावट भी इसमें आ सकती है। गिरावट में खरीदारी करने की राय। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शानदार नतीजे, हाई बीटा स्टॉक है, बाजार के मूड के साथ और अच्छे नतीजे पर आज उछलने की पूरी संभावना। लेकिन बाजार बेहद इंटरेस्टिंग लेवल पर है और ऐसे में अलग अलग तरह की राय आ रही है। लेकिन हम इस ब्रेक के बाद आपको एक ऐसे जाने माने मोस्ट रेस्पेक्टेड बैंकर की राय सुनाने वाले हैं जिन्हें कई दशकों का अनुभव है। वो इस तरह के बाजार में आपको क्या करने की राय दे रहे हैं, क्या करना चाहिए और कैसे इस तरह के उतार चढ़ाव और कमजोरी वाले बाजार को देखना चाहिए। बेहद इंटरेस्टिंग है, बताएंगे इस ब्रेक के बाद।
और एक बार नजर डालिए एसजीएक्स निफ्टी पर किस तरह का प्रदर्शन वहां पर होता हुआ दिख रहा है। एशियाई बाजारों पर नजर डाल लें आगे बढ़ने से पहले, और आप देख सकते हैं मिला जुला कारोबार एशियाई बाजारों में, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी इस वक्त 50 अंकों की मजबूती के साथ टिका हुआ। देखिए निक्केई 0.2% चढ़ चुका, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि गिरता भी ऐसे ही है तो बढ़ेगा भी ऐसे ही। हांगकांग कल काफी तेजी से टूटा था और वहां पर आज रिकवरी देखने को मिल रही। चाइना के बाजार तो अपनी चाल चलते हैं तो वहां पर कुछ खास रुझान है नहीं, तो हांगकांग तेजी से गिरने के बाद 225 अंक ऊपर, लेकिन बाजार गिर रहे हैं और एक्सपर्ट्स लंबी अवधि के लिए अब भी बाजार पर बुलिश है। जाने माने बैंकर कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन उदय कोटक का मानना है कि अगले 6 महीने बाजार में मंदड़ी हावी जरूर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका नजरिया है अगले 5 साल का तो उदय कोटक बाजार पर काफी बुलिश है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय कंपनियां सावधानी से फैसले ले रही है और इसका फायदा उन्हें मिलेगा। The manufacturing numbers, the last we saw, the IIP numbers, they're all looking a little rough. Inflation, while it has seemingly come under control, looked like there was a little bit of a bump up because of food prices. It just seems that almost every few months we're back at that precipice. Menka, I am bearish 6 months, bullish 5 years. चलिए, और दावोस में आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भरोसा जताया कि महंगाई को काबू करने में भारत सही रास्ते पर है। The rest of the world is facing a deflationary environment, and so to that extent it helps us disinflate. It's helped us quite a bit so far. You're right, the lower price of oil will help. We of course are set on meeting a target of below 6% by January, which all things put together looks like we'll meet that. Going forward, we have to disinflate a little more. So at the meeting, we'll take all these factors into account and decide what the next step is. But broadly, I would say we're on the right path. Okay, तो ये आरबीआई गवर्नर साहब की भी राय, उदय कोटक साहब की भी राय, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है रजत बोस, प्रकाश दीवान और के सुब्रमण्यम साहब। हमने बात की निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, लेकिन सुब्रमण्यम साहब स्टॉक्स की आपकी पिक लेना चाहता हूं। आपकी पिक में आपने दिया है स्टॉक पेट्रोनेट एलएनजी, बताइए खरीदेंगे या बेचेंगे और क्या लेवल्स हैं? मुझे आई थिंक यहाँ पर अगर आप देखें तो इस स्टॉक की जो प्रदर्शन रही है लास्ट अक्टूबर से अगर आप देखें तो जहां पर निफ्टी में इतनी भारी गिरावट देखें और उसके तुलना में अगर आप देखें तो इस स्टॉक में बहुत ही रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और हाल ही में हमने यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज अनाउंसमेंट भी देखे राज गैस के चलते अनाउंसमेंट में गैस में जो इन कटौती मिलेगा और फायदा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है शायद ये ऑयल एंड गैस स्पेस में वैसे भी काफी इस पूरे स्पेस में काफी बुलिशनेस लग रही है। तो इस माहौल में आई थिंक पेट्रोनेट एलएनजी 240 के आसपास बंद हुआ है। आई थिंक ये बहुत ही बेहतरीन लॉन्ग टर्म बेट बन सकता है। अच्छी खासी करेक्शन भी आई है इस मार्केट में, आई थिंक 260 के साथ वहां से से 240 के आसपास, तो डेफिनेटली एक्यूमुलेशन कैंडिडेट है। मेरा मानना है कि शायद यहां पर एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट अगर किसी को लेने का है तो एक अच्छा स्टॉक बन सकता है और एक एक्यूमुलेशन कैंडिडेट है और शायद इस लेवल से एक धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करने की मेरी तरफ से राय है। चलिए, पेट्रोनेट एलएनजी अच्छी तेजी लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक दिखा सकता है, खरीदारी की राय हमारे एक्सपर्ट सुब्रमण्यम साहब की। लेंगे ब्रेक, रजत प्रकाश सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ बने हुए हैं और ब्रेक के बाद रजत से पूछेंगे कि गति का शेयर आज किस तरह से खुल सकता है। जी हाँ, बेहद कमजोर नतीजे गति ने पेश किए हैं, इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। रजत प्रकाश सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चर्चा हम कर रहे हैं कल आए नतीजों के जो बाजार बंद होने के बाद आए खास तौर पर। और रजत, गति पर आपसे राय लेना चाहता हूं। आप देखिए फिर से इसने कमजोर नतीजे पेश किए हैं, मार्जिन्स में जरूर थोड़ा सा इजाफा है लेकिन मुनाफा 33% घटा है, बिक्री में भी गिरावट देखने को मिली है करीब 1.5% की। बताइए चार्ट्स कितने कमजोर लग रहे हैं आपको इसके? देखिए चार्ट इसका कमजोर है, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि 18 दिसंबर के दिन 181 का जो हाई ये बनाया था उसके बाद में ये एक तरफा डाउन स्विंग पे जा रहा है और 168 का लेवल पे ये अपना 200 डे तोड़ने के बाद में 50 डे को तोड़ा, अभी इतना नीचे आ गया, कल 117 का लो दिखा दिया। पिछले अगस्त के महीना में ये 115 रुपया 50 पैसा का लो बनाया था 25 अगस्त के दिन। तो फिलहाल 115 का लो देखिए वो अगर तोड़ देता है तो इसका टारगेट हो जाएगा 104, लेकिन 104 से ज्यादा मैं उम्मीद नहीं करता हूं। अगर आप ये देखेंगे कि इसका जो खराब नतीजे है
तो 181 से 117 तक आना, ये तो मेरे ख्याल से 35% डाउन स्विंग तो ऑलरेडी हो ही चुका है ना ऊपर से, तो ये मोर और लेस फैक्टर्ड इन ऑलरेडी हो चुका है। तो इसीलिए इसमें ज्यादा मंदी की उम्मीद मत कीजिए। अगर सेंटिमेंट खराब हो तो मैक्सिमम 104 तक दिखता है वहां पे, लेकिन इसका अच्छी बाइंग सपोर्ट आने की गुंजाइश है। चलिए, तो खराब नतीजे के बाद नीचे खुले तो खरीदारी का मौका ढूंढे बजाय अब यहां पर मंदी करके निकल जाने के। इस बीच बता दूं आपको कि कुछ इंटरेस्टिंग डेटा दिख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर। FTSE फ्यूचर ये दिख रहा है 2% ऊपर, यानी कि यूरोप के बाजारों की मजबूत शुरुआत होगी, ये संकेत दिख रहा है। और अगर एशिया बाजारों में थोड़ी राहत के संकेत हैं तो वो है डाउ फ्यूचर्स है, जो 135 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स नजर आ रहा है। शायद यही वजह कि SGX निफ्टी अब आपको दिखेगा 52 अंक ऊपर, तो थोड़ी मजबूत शुरुआत के संकेत वहां से आते दिख रहे हैं। लेकिन एक और स्टॉक जहां पर एक्शन हो सकता है, बायोकॉन और सिंजिन, इनफैक्ट दो स्टॉक, दोनों एक ही ग्रुप की कंपनी है, बायोकॉन ग्रुप की। प्रकाश, आज नतीजे आने वाले हैं बायोकॉन के स्टॉक में और सिंजिन के स्टॉक में। नतीजों के पहले कहीं कोई खरीदारी बिकवाली की राय होगी आपकी? आई थिंक दोनों का सेटअप तो पॉजिटिव है, एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम है, तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, नंबर्स ठीक ठाक अगर आए तो। और बायोकॉन एक वैसा फेज में आ रहा है फंडामेंटली जिसमें री रेट होने की, इसकी हमेशा हम लोग ये बोलते हैं, पिछले 3 साल से एक्चुअली उम्मीद कर रहे हैं कि ये री रेट होगा। तो अब जाके अगर आंकड़े ठीक ठाक रहते हैं और गाइडेंस ठीक रहता है तो मुझे लगता है अब री रेट होना शुरू होगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जो है। मैं एक चीज में और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल ये मिड कैप फार्मा स्टॉक में सबसे बड़ा एक डर रखता है, कब किसके लिए US FDA से कोई खबर आ जाएगी, ठीक है ना? बट इसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं, इसमें नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली इनकी जो लेबोरेटरीज है ये उस वाली कैटेगरी में नहीं आती जो बाकी आपके कैडिला, इप्का, औरबिंदो वाले सेगमेंट में है। और ये आगे चल के जो इंसुलिन का इसका जो मेन रेवेन्यू वो है, उसमें कोई अप्रूव्ड, ऑलरेडी अप्रूव्ड है, और बायोसिमिलर्स वाला जो सेगमेंट है विच इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, वो आगे चल के पॉपुलर होने की उम्मीद है, इसलिए अच्छा स्टॉक है। लेकिन अभी ऐसा कोई मोमेंटम मुझे नहीं दिख रहा, इसलिए लोग थोड़े से मायूस रहते हैं इससे। अगर कुछ रिजल्ट्स में ठीक ठाक अगर नंबर्स आते हैं तो हो सकता है आज पॉजिटिव ही रहे। चलिए, तो नतीजों के ऊपर नजर रहेगी। इंडिगो के नतीजे भी आ जाने वाले हैं, पहली एयरलाइन देखना होगा किस तरह का प्रदर्शन ये दिखाती है। तो नंबर्स के ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद पहला सौदा हाजिर करेंगे, और सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है किसी एक चीज पर, तो आज रहने वाली है फिर से रुपए की ओपनिंग पर। कल हमने देखा था तेज प्रेशर देखने को मिला था, 68 के स्तर के नीचे जाकर बंद हुआ था। ये सब लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए CNBC आवाज।